यह मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था, क्योंकि जिस लड़की को मैं हासिल करना चाहता था वह मेरी हो चुकी थी। वैसे तो बड़ी समझदार बनती थी, लेकिन कब मेरी मोहब्बत के जाल में फंस गई उसे पता ही नहीं चला। सभी दोस्त मुझे कहते थे कि इस लड़की को पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे पाना तो और भी ज़्यादा आसान निकला, क्योंकि यह तो मोहब्बत की भूखी थी और मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया। आज मैं बहुत खुश था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जीत गया हूँ। जो मेरा दिल किया मैंने किया। वैसे भी ऐसी कोई लड़की नहीं थी जो मुझे मना कर सके। बहुत ही ज़्यादा अजीब था वो एक रात जब वह मेरे कमरे में आ गई। पहले मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगी, लेकिन उसके बाद उसने शाम का वक्त था। मेरे पापा कमरे में बैठे टीवी पर खबरें सुन रहे थे। खबरें सुनाने वाली लड़की को देखकर बार बार न में सिर हिला रहे थे। मैं कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है पापा, ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो कहने लगे, देख रहा हूँ कि ज़माना किस तरफ चला गया है। देखो इस लड़की को, कैसे कपड़े पहने हुए हैं। दुपट्टा तो बस नाम का है। ऐसा लगता है गले में एक छोटी सी दुपट्टा लटका रखी है। यह हमें खबरें सुना रही है और इसने तो फिर भी सलवार कमीज़ पहनी है। ऐसी ऐसी लड़कियां भी आजकल खबरें सुना रही हैं। यह चैनल वाले इनको मोटी रकम देते हैं, और इसलिए देते हैं कि जो लड़की जितनी खूबसूरत होती है उसे उतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अब मैं यह सोच रहा हूँ बेटा कि अगर कोई औरत इस तरह करती है तो इसका क्या मतलब होता है। कैसे माँ बाप ने इसकी परवरिश की होगी, किस जगह पर रही होगी। जब वह ऐसी बन के घर से निकलती होगी तो क्या उसके माँ बाप उसे रोकते नहीं होंगे? कोई तो होगा ना उसके घर में, उसका बाप, उसका भाई। क्या वह सब आंखें बंद कर लेते होंगे और वह ऐसे कपड़े पहन के घर से निकल जाती होगी? मैंने कहा, पापा, ऐसी औरतों का यही मामला होता है। वे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती हैं, तभी तो इस तरह की हरकतें करती हैं, वरना ऐसा क्यों करेंगी? मैं साथ साथ तैयार हो रहा था। मेरे पापा ने मेरी तरफ देखा और कहा, तू किसकी ध्यान अपनी तरफ करना चाहता है? मैंने कहा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मेरे पापा ने कहा, क्यों इतना परफ्यूम लगा रहा है? तेरा इतना परफ्यूम लगाना मुझे तो समझ नहीं आता। तुझे किसी को देखना है क्या? मैं इस बात पर हंसने लगा। मैंने कहा, बस सफाई पसंद है मुझे। मेरे पापा ने कहा, यह परफ्यूम कहाँ से आ गया? हम इत्र लगाते थे, पर यह परफ्यूम जिसके इश्तिहार में ही यह दिखाया जाता है कि परफ्यूम लगा हो तो लड़कियां तुम्हें हीरो समझ जाएंगी, और तू भी इसी कंपनी का परफ्यूम खरीदता है। यहाँ पर बाप को किस्से सुना रहा है कि हाँ, इस तरह की लड़कियाँ बुरी होती हैं। तेरे जैसे मर्द किस तरह के होते हैं? तू क्यों तैयार होके बाहर जा रहा है? क्यों तूने इतनी टाइट पैंट और शर्ट पहनी है कि सबको पता चले कि नौजवान बड़ी वर्जिश करता है? तुम्हें तैयार होके कहाँ जाना है? ये चुस्त पैंट पहनी है, ये काली शर्ट, बालों को बड़ा तूने खड़ा करके बनाया है, ऊपर तू परफ्यूम लगा रहा है, तो क्या किसी लड़की को लुभाने जा रहा है? मैंने कहा, पापा, कैसी बातें करते हो आप? क्या इंसान खुद से तैयार नहीं हो सकता? क्या वह अपने आप को अच्छा लगने के लिए ये सब नहीं कर सकता? ज़रूरी है कि किसी को दिखाना ही है। जबकि मेरे पापा कहने लगे, तू कितना साफ सुथरा है वह, मैं तो क्या तेरी माँ का सारा खानदान जानता है, और तेरी वो हरकतें थीं कि अब मैं अपनी ज़ुबान से बोल नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से तुझे इंसान बनाया और अब कहता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। देख, अगर कल को तेरे पीछे पीछे इस घर में कोई मुसीबत आई ना तो मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। मैंने कहा, बाबा, आपका तो दिमाग इन्हीं चीज़ों की तरफ लग गया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मुसीबतें लड़कियों के पीछे पीछे आती हैं, मर्दों के पीछे नहीं। और खैर से आपका एक ही बेटा है, कोई बेटी नहीं, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रहा था, पर पापा ने तो मेरा मूड ही ख़राब कर दिया। मेरे पापा को इन सारी बातों की बहुत रहती थी। वह अच्छा इंसान थे, इस तरह और बहुत से काम करते रहते थे। अब उनकी ज़िंदगी में करने को और क्या चाहिए? मेरी माँ भी इस दुनिया से जा चुकी थी। वह या तो टीवी पर बैठकर खबरें सुनते रहते थे, पर अगर वह चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह बन जाऊं, तो ऐसा कैसे हो सकता था? मेरी तो अभी जवानी के दिन थे, मेरे हंसने खेलने के दिन थे। मैं खूबसूरत सा जवान था और मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता था। और मेरी उम्र थी जिसने मर्द की नज़र से सोच
सिर्फ औरत के पीछे ही होती है। वह औरत यानी लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता है। खैर, मैंने मोटरसाइकिल की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। पहनी थी मैंने जीन्स की पैंट, परफ्यूम भी लगाया था और बाल भी बड़े अच्छे से बनाए थे, क्योंकि आज मैं जिस जगह जा रहा था वहाँ पर अपने आप को थोड़ा संवार कर ही जाने की ज़रूरत थी। उस लड़की पर दिल आ गया था, मेरा दिल नहीं, दिमाग भी आ गया था। सोच लिया था कि उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो करूँगा, लेकिन उसे हासिल करके ही दम लूँगा। कितनी खूबसूरत थी वह, कितनी हसीन थी, अपने घर की कमाने वाली, कमाने जैसी लड़की थी। सुबह सुबह तैयार होकर घर से निकलती, उसे लेने के लिए पहले से ही एक गाड़ी आई होती थी। फिर वह ऑफिस चली जाती थी। मैं आते जाते उसे देखता था। वो ऐसे कपड़े पहनती थीं कि कोई भी देख के फिदा हो जाता। वही बात कि गले में नाम को दुपट्टा, चुस्त कमीज़, चूड़ीदार पजामा और उस पर वह सलीके से सजे हुए बाल जो उस पर बहुत ज़्यादा सूट करते थे। थी भी खूबसूरत और अपने आप को खूबसूरत बना के रखने का हुनर भी जानती थी। मेरा उस पर दिल आ गया था। उसके बारे में थोड़ा बहुत पता भी करवा लिया था। उसका नाम राधिका था, अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, घर वहीं चलाती थी, पैसे कमाती थी। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी। एक दो दफ़ा उसके साथ मेरा आमना सामना भी हुआ, लेकिन उसने मुझे उस नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से मैं उसे देख रहा था। इसलिए अब कुछ और करने की ज़रूरत थी, चाहे तो पत्नी बनाकर और चाहे तो कुछ और। मेरा एक दोस्त बहुत कमीना था, कहता था कि औरत से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उससे शादी कर लो। हम कहते थे कि पागल हो, घर में रहेगी, काम करेगी, बच्चे पैदा होंगे, उसका सारा घमंड टूट जाएगा, क्योंकि जब एक औरत के बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसमें फिर कोई घमंड नहीं रहता, क्योंकि शादी से पहले वह अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है, लेकिन एक बच्चा होता है तो उसका शरीर पहले जैसा नहीं रहता, उसकी नींद पूरी नहीं होती, शक्ल बिगड़ जाती है, चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। दिन रात बच्चों की ख्याल करती रहेगी और घर में खाना बनाती है। घर के काम करते करते उसकी हालत ख़राब जैसी हो जाती है। फिर एक औरत को अपने ऊपर क्या घमंड होगा भला। हम सब उसकी बातों पर हंसते थे, लेकिन अब मुझे उसकी बात समझ आने लगी थी। मेरा राधिका से शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर बात शादी तक जाकर ही थमती तो मुझे तब भी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि मुझे उसे किसी भी तरह हासिल करना था, चाहे तो ऐसे हो या वैसे। सच कहते हैं लोग, मर्द को औरत से ताज्जुब होता है। जब तक ताज्जुब रहता है तब तक उसकी मोहब्बत रहती है। ताज्जुब ख़त्म तो मोहब्बत ख़त्म, लेकिन मोहब्बत ख़त्म भी हो जाए तो पीछे भी बहुत कुछ बचता है। उसके सहारे ही इंसान ज़िंदगी गुजार लेता है। अब देखते हैं कि वह कब तक मेरे जाल में फंसती थी। हाल हुलिये से तो बड़ी ख़तरनाक और इज़्ज़तदार भी लगती थी। ऐसा लगता था कि उसे पटाना कोई खाला जी का घर है, लेकिन पटाना तो था और कोई काम तो था नहीं करने के लिए, सो यही करना है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़ी हस्तियों को हासिल करना इतना आसान नहीं होता, और यह वाकई ही एक बड़ी हस्ती थी। मैंने पता करवाया था कि मोहल्ले के सारे लड़के उससे शादी करने के लिए मरे जा रहे थे। कहते थे, हमें दहेज भी नहीं चाहिए, बस यह लड़की हमें चाहिए। बहुत चलता फिरता दहेज थी, इतने बड़े चैनल में काम करती थी, खबरें पढ़ती थी, यानी कि न्यूज़ रिपोर्टर थी। इसके पास पैसों की कमी नहीं थी, पर अभी तक उसकी न तो कहीं सगाई हुई थी और न ही शादी हुई थी। इसका मतलब कि उसने किसी को भी भाव नहीं दिया था, न तो किसी लड़के को और न ही इज्जत से आए हुए रिश्ते को। उसका नाम भी मैंने बड़ी मुश्किल से पता लगाया था, और यह भी कि वह कहाँ पर काम करती है। जहाँ वह काम करती थी मैं वहाँ बाहर जाके खड़ा हो गया, और यह मैं पहली दफ़ा नहीं कर रहा था। वह भी समझ गई थी कि मैं रोज़ इसी समय यहाँ पर तैयार होके क्यों खड़ा होता हूँ। मैं अपने दोस्त से एक गाड़ी मांग के भी ले जाता था। उस गाड़ी के पास खड़ा था। जैसे ही वह मेरे पास से गुजरने लगी, मैंने नाटक किया कि मुझे कुछ हो गया है, जैसे मुझे कोई दौरा पड़ गया। वह तुरंत मेरी तरफ बढ़ी और उसने कहा कि क्या हो गया आपको, तुम ठीक हो, संभालो अपने आप को। और मैं उसका सहारा लेने लगा। वह भी मुझे इंसानियत के नाते संभालने लगी और मुझे करीब रखे एक बेंच पर बिठाया, क्योंकि वह एक न्यूज़ के ऑफिस में ही काम करती थी। बाहर बेंच वगैरह लगे हुए थे।
बहुत खूबसूरत जगह थी। मैंने कहा कि आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है जिसके बाद से मेरी हालत ऐसी हो गई है। उसने कहा कि आप बुरा न माने तो मैं पूछ सकती हूँ कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ है कि आपकी हालत इतनी ख़राब हो गई है। मैंने कहा कि बस मोहब्बत ने बर्बाद किया है मुझे। बहुत प्यार करता था मैं उससे, पर उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। कभी माफ़ नहीं करूँगा, मुझे ये कह के छोड़ गई कि मैं बुरा दिखता हूँ। क्या मैं बुरा दिखता हूँ? उसने कहा कि नहीं, आप इतने भी बुरे नहीं हैं, बल्कि आप बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। वह भी थोड़ी घबराई हुई थी, शायद पहली दफ़ा किसी लड़के से बात कर रही थी। मैंने कहा कि आप बहुत अच्छी हैं, आपने मेरी मदद की, वरना तो आजकल लोग मर रहे होते हैं और दूसरे पास से गुज़र जाते हैं, और आपने मेरी मदद की। इसका मतलब आप किसी अच्छे ख़ानदान से हैं। आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। उसने कहा कि नहीं, मैंने अपने जाने का इंतज़ाम किया हुआ है और आप अपना बहुत ख्याल रखें। हम लोगों ने एक दूसरे को अपना नाम बताया और मैंने इस तरह से नाटक किया कि जैसे ये हमारी पहली मुलाकात है और मैं तो उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। वह वहाँ से चली गई। यह नाटक करने का ख्याल मुझे पहले नहीं आया था। पहले बस में जाकर खड़ा हो जाता था तो मैं इतना सुंदर हूँ कि वह खुद ही मुझे देखेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई लड़की आपको सिर्फ इसलिए बोलेगी क्योंकि आप सुंदर हैं। वह आपके पास आकर आपसे क्या बात कहेगी कि सुनिए, आप बड़े सुंदर हैं, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई हरकत करनी पड़ती है। इसलिए मैंने आज ही हरकत की और आज ही हमारी बात भी हो गई। जब उसने मुझे थामा था, उसके पास बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। जाहिर है, बड़े ब्रांडेड किस्म के परफ्यूम लगाती होगी। ब्रांडेड परफ्यूम का मुझे भी बहुत शौक़ था, लेकिन पैसे नहीं होते थे मेरे पास और मुश्किल से मैंने एक ही परफ्यूम ख़रीदा था। उस पर भी मेरे पापा को दिक्कत था। रात को जब मैं अपने पापा के साथ बैठा खाना खा रहा था तो मुझे बार बार राधिका याद आ रही थी और मैं हंस रहा था। पापा ने कहा कि क्या बात है, क्यों मन ही मन मुस्काए जा रहा है? कहीं नैन मटक्का तो नहीं चल रहा तेरा किसी के साथ? मैंने कहा कि पापा, क्या हो गया आपको? मैं आपको ऐसा लगता हूँ? वैसे ही कोई चुटकुला याद आ गया था तो हंस रहा था। मेरे बाप ने कहा कि फिर मुझे भी सुना चुटकुला। अब मेरे दिमाग में तो कोई चुटकुला नहीं आ रहा था। फिर मैंने उनको अपने पास से ही कुछ बनाकर सुना दिया और उनको बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। अगले दिन मैं फिर वहीं पे खड़ा था। वह बाहर निकली तो उसने मुझसे हेलो ही किया और कहा कि आज आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? मैंने कहा कि क्योंकि जिस लड़की को मैं पसंद करता था वो यहीं पर काम करती थी। वो कहने लगी कि कौन है, मुझे बताएं, मैं उससे बात करूँगी। मैंने कहा कि नहीं, अब वह यहाँ पे काम नहीं करती, उसकी शादी हो गई, वह बाहर के मुल्क चली गई, लेकिन फिर भी यहाँ आ जाता हूँ क्योंकि मुझे उसकी याद आती है। यहीं कहीं तो फिरती थी वह, शायद उसने यहाँ पाँव रखा होगा, शायद वह उस बेंच पे बैठी होगी। रोज़ यहीं से तो उसको अपने साथ ले जाता था। हम लोग बातें करते थे, सिनेमा देखने जाते थे, बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। ऐसा लगता था कि यह खुशियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन उसकी एक हरकत ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। राधिका ने कहा कि इतना प्यार करते थे आप उससे, क्या आजकल कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? और ऐसे प्यार करने वाले आदमी को वो लड़की छोड़ के चली गई। कितनी बदकिस्मत थी वो। मैंने कहा कि हाँ, वह भी बदकिस्मत थी और मैं भी। उसको मैं नहीं मिला तो मुझे वो भी तो नहीं मिली। उसने कहा कि वह आपके काबिल नहीं थी। आपको मिल भी जाती तो कुछ अच्छा नहीं होता, क्योंकि जिसने आपकी मोहब्बत का ही मान नहीं रखा वह ज़िंदगी भर भी आपको तंग ही करती। जो एक बार बुरा होता है वह हमेशा बुरा होता है। मैं भरोसे पर बहुत यकीन करती हूँ। जो आज भी एक बार आपको भरोसा तोड़ दे उसको दोबारा माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एक बार भरोसा तोड़ सकता है वह बार बार आपके भरोसे को तोड़ता है। और मुझे ऐसे लोगों से बड़ी नफ़रत है। आजकल सारे लोग ही ऐसे हैं। वह लड़की भी ऐसी ही थी। मैंने कहा कि आजकल तो सभी ऐसे हैं, मोहब्बत तो बस नाम को रह गई है। कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता और जो कोई मेरे जैसा पागल कर लेता है उसके साथ ये सब कुछ होता है। पता नहीं उसके दिल में क्या आया। उसने कहा कि आज मेरा वापस जाने का इंतज़ाम नहीं है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? मैंने कहा कि हाँ,
क्यों नहीं, आइए। तो वह मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में मुझे तसल्ली देती रही, मुझसे मेरी मनगढ़ंत मोहब्बत की कहानी सुनती रही, अफसोस करती रही, मुझे तसल्ली देती रही, उस लड़की को बुरा कहती रही। और फिर हम लोग रास्ते में एक जगह पर खड़े हो गए, कॉफ़ी भी पीने लगे। मैंने कहा कि उसको भी कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद थी। अब वह मुझे दिलासा देने लगी। उसने कहा कि आप उसे भूल जाएं और अपने लिए किसी और अच्छी लड़की को देख लें। अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है। मैंने कहा कि मेरे लिए तो वही अच्छी लड़की थी, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा ही किया। और कहने लगी कि नहीं, अभी भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अच्छे लोगों की तलाश भी है और पहचान भी। आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके लिए लड़की तलाश करूँगी। अब तो हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों की दोस्ती हो गई और अब रोज़ ही एक दूसरे से मिलना, मुलाकात करना बहुत अच्छा लगने लगा। शायद वह भी मेरी तरफ खिंचती चली जा रही थी, और फिर क्यों नहीं मेरी तरफ होती। मैं क्या कोई बुरा इंसान था? देखने में भी हैंडसम था और उसके सामने मज़लूम भी बना हुआ था। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के दिए हुए ज़ख्मों पे खुद मरहम लगाने के शौकीन होते हैं। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके सामने अगर आप ये कहें कि मुझे एक लड़की ने धोखा दिया है, तो वह ये साबित करने के लिए आपसे ताल्लुक़ बना लेती हैं कि सब लड़कियां बुरी नहीं होती। शायद राधिका भी ऐसा ही कर रही थी और मैं उसकी इसी हरकत का फ़ायदा उठा रहा था। कहते हैं कि मोहब्बत का नशा धीरे धीरे चढ़ता है और चढ़ता ही चला जाता है, लेकिन मुझे मोहब्बत नहीं थी। मैं जल्दबाजी में था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि अगर वह लड़की मेरे साथ कॉफ़ी पीने जा रही है, मेरी गाड़ी में बैठ रही है, मुझे तसल्ली दे रही है, मेरी तारीफ़ कर रही है, तो इसका मतलब यही है कि बात उसकी तरफ से भी आगे निकल चुकी है। इसलिए अब मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे अपने दिल की बात कर देता हूँ और वह मेरे दिल की बात तो ज़रूर समझ जाएगी। मैंने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर सी अंगूठी भी ले ली ताकि मैं उसे प्रपोज़ कर सकूं। वैसे भी मैंने उसे प्रपोज़ शादी के लिए नहीं करना था, अभी मैंने सिर्फ उसे यह बताना था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मेरा काम इतने में ही निकल जाता तो मुझे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे जैसे वह मेरे पास आ रही थी, मैं उसे शादी करने का इरादा छोड़ता ही जा रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बिना शादी के ही सब कुछ मिल जाएगा। मैं उसे बहुत मुश्किल औरत समझता था, लेकिन वह बहुत आसान औरत साबित हो रही थी। दोस्ती तक तो बात चल ही गई थी। एक दिन मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इज़हार कर लिया। मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम ही मेरे ज़ख्मों पर मरहम लगा सकती हो, मेरे टूटे हुए दिल को तुम ही जोड़ सकती हो। और जानती हो ना, किसी टूटे हुए दिल को जोड़ना सबसे ज़्यादा पुण्य का काम है। मैं दोबारा उस अमृता का नाम भी नहीं लूँगा, हमेशा तुम्हारा बनकर रहूँगा। तो कहने लगी कि मुझे आपकी मोहब्बत और खलूस पर पूरा यकीन है। जो एक लड़की के लिए इस हद तक दीवाना हो सकता है, वह अपनी पत्नी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला पति होगा। मैंने उससे पहले मोहब्बत का इजहार किया और फिर शादी का झांसा दिया। मैंने कहा कि अब मैं किसी के साथ कोई नाजायज़ रिश्ता नहीं रखना चाहता, बस शादी करना चाहता हूँ। शायद मेरा अमृता के साथ रिश्ता नाजायज़ था, इसीलिए बात नहीं बनी, पर मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इस बात पर वह शर्माने लगी और उसने कहा कि मैं आपको सोच कर बताऊँगी। अब मुझे अगले दिन का शिद्दत से इंतज़ार था। मैं हैरान था कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की थी, ठीक है, समझदार थी, पैसे कमाने वाली, समाज में फिरने वाली, एक न्यूज़ कास्टर थी, और ऐसे लोग तो बहुत समझदार और शातिर होते हैं, फिर भी कितनी आसानी से मेरी बातों में आ गई। लेकिन दोस्ती के और मोहब्बत की झांसे में नहीं आई थी। मुझे शादी की बात करनी ही पड़ी। पर शादी की बात कर देने का मतलब यह नहीं होता है कि आप शादी ही कर लेंगे। जब सब कुछ ही झूठ हो सकता है, तो फिर शादी भी तो झूठी हो सकती है। मेरा दिमाग बिल्कुल ही दूसरी तरफ चल रहा था। हर बात में झूठ, हर बात में धोखा, और मुझे यह सब कुछ सामान्य लग रहा था। ऐसा लगता था कि जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जवान हूँ और जवान लोग तो यही करते हैं। यही तो वह मस्ती होती है जो मेरी उम्र के लड़के कर लेते हैं, और इसमें कोई बात नहीं है। मुझे पता था कि वह इनकार नहीं करेगी, पर दिल में कुछ अजीब अंदेशे भी आ रहे थे। क्या पता इनकार कर ही देती। रात गुजर गई।
अगले दिन मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। हम लोग उसके ऑफिस के बाहर ही मिलते थे जब उसकी शिफ्ट ख़त्म हो जाती थी। वापस पर मैं ही उसे घर ड्रॉप करता था। 1 महीने से मेरे दोस्त की गाड़ी शाम के समय मेरे पास होती थी। अब उसने बातें बनानी शुरू कर दी थीं। वह कहता था कि मुझे कहीं जाना होता है, मेरी गाड़ी वापस कर दे। मैं उसे कहता था कि बस लड़की पटने ही वाली है, तुझे अपनी गाड़ी की पड़ी है। इतनी अमीर और अच्छी लड़की है, एक दफ़ा मेरे हाथ आ गई तो ऐसी गाड़ी तो मैं खुद ही ले लूँगा, मुझे तेरी क्या ज़रूरत। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तुम तो बड़ा कमीना हो, क्या वाकई उससे शादी करना चाहता है। मैंने कहा कि पागल हो गया है क्या, ऐसी लड़की को घर लेकर आऊँगा तो मेरा जो खड़ूस बाप है वह मुझे सारी ज़िंदगी बातें सुनाता रहेगा। शादी नहीं करना, मैं उससे दिल लगी कर रहा हूँ। मैंने राधिका को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया था। 3 महीने उसके साथ मैं ऐसा बनकर रहा था जैसे इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा अच्छा इंसान कोई भी नहीं है, और मेरा दिल टूटा हुआ है और मुझे किसी की मोहब्बत की ज़रूरत है। अगले दिन उसने मुझे अपना जवाब बता दिया, और उसका जवाब यही था कि वह मुझसे शादी करने को तैयार थी। उसने कहा, तो मेरे घर में मेरी माँ है, बहनें हैं, मेरे पापा नहीं हैं, इसीलिए मुझ पर ज़्यादा प्रेशर नहीं है। मैं जो कहूँगी मेरी माँ और बहनें मान ही लेंगी। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? मैंने कहा कि मेरे घर वाले नहीं माने तो मैं फिर भी तुमसे ही शादी करूँगा। मैं तो मोहब्बत में दीवाना हो जाने वाला मर्द हूँ, लेकिन मुझे हमेशा से ही तुम्हारे जैसी औरत की तलाश थी। अब तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने उसका भरोसा जीता। औरत जितनी भी ज़्यादा साबित कदम, मैं उसके लिए छोटा सा फूल भी ले जाता तो वह बहुत खुश हो जाती थी। मैंने उसे अपने लिए इतना पागल कर दिया कि एक दिन वह मेरे साथ एक होटल में जाने को राजी हो गई। थोड़ी सी डर रही थी, परेशान हो रही थी। मैंने कहा कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। क्या हम एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं? यह दूरी कब तक बर्दाश्त करेंगे? वह मेरे साथ उस होटल में चली गई और मैंने अपनी कहानी का आखिरी दाव लिख दिया। उसके बाद मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और उसके ऑफिस जाना भी छोड़ दिया। उसे सिर्फ मेरा नंबर ही पता था, घर का पता भी मालूम नहीं था। उसे तो मेरे बाप का नाम भी पता नहीं था। अब वह क्या करती क्या ना करती, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जो मैं चाहता था वह हो चुका था, मेरा मतलब निकल चुका था। अब मेरा उसके साथ भला क्या वास्ता। जब मैंने अपने दोस्त को यह बात बताई तो उसने कहा कि तू तो बड़ा शातिर निकला, ये लड़की तो इतनी ज़्यादा अच्छी थी, ऐसा लगता था कि कोई भी इसको अपनी बातों में नहीं लगा सकता, लेकिन तू उस्ताद है। मेरे दोस्तों में मेरी इज्जत बढ़ गई। वह मुझसे मशवरे मांगने लगे कि कैसे तूने यह सब कुछ किया, कैसे इस लड़की को अपनी बातों में लगा लिया। अरे हमारे से तो कोई लड़की पटती ही नहीं। मेरी बड़ी इज्जत हो रही थी और मुझे नहीं पता था कि ज़िल्लत का वक्त भी आने वाला था। जब एक दिन मैं घर आया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। घर में राधिका और उसकी माँ बैठी थीं। राधिका की आंखों में भी आंसू थे और उसकी माँ की आंखों में भी। मेरे पापा को देखकर लग रहा था कि राधिका पहले से ही सब कुछ बता चुकी थी। जैसे ही मेरे बाप ने मुझे देखा, ना आव देखा ना ताव, अपना जूता उतारा और उनके सामने मुझे जूतों से मारने लगा। उसने मुझे इतना मारा कि मैं बता नहीं सकता। मेरे मुंह पर भी जूतों से मारे। जब मेरी हालत अजीब हो गई और मैं एक तरफ बैठ गया तो कहने लगा कि क्या कहा था तूने? बदनामियाँ तो लड़की के पीछे पीछे आती हैं, और जो तेरे पीछे पीछे आई है ये बदनामी नहीं तो क्या, अवार्ड है। नोबेल प्राइज़ लेकर आया है तू। अब तू इसी लड़की से शादी करेगा, इसी के साथ तेरी ज़िंदगी गुजरेगी। तूने इसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। मेरे सामने बड़ा नेक पुरुष बनता था। यही है तेरी असलियत, यही है तेरी हरकतें। मेरे पिता ने मेरी बहुत बेइज्जती की। मैंने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा। मेरे पिता ने कहा कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो इस घर से निकल जाओगे। मैं तुम्हारा एक एक पैसा बंद कर दूँगा। यहाँ से तुम्हें तुम्हारे कपड़े भी नहीं ले जाने दूँगा, तुम सड़कों पर। इन माँ बेटी के सामने मेरे पिता ने मेरी कोई इज्जत नहीं छोड़ी और फिर ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी। 1-2 बार मैं शादी के मंडप से उठकर भागने लगा।
मेरे पिता ने मुझे गर्दन से ऐसे पकड़ा, वापस लाकर इस जगह पर बैठा दिया। वह मेरे पिता थे, लेकिन उन्होंने मेरी कोई इज्जत नहीं छोड़ी। मैं उनके सामने कुछ बोल भी नहीं सकता था। राधिका अब मेरी पत्नी है, लेकिन हमारे बीच पति पत्नी वाला कुछ भी नहीं है। वह मुंह फुलाकर दिन रात घूमती रहती है और मैं भी अपने काम से काम रखता हूँ। लेकिन मुझे एहसास है कि गलती मेरी है। मैं उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता हूँ कि अगर साथ रहना ही है तो इंसानों की तरह रहें। पर वह कहती है कि सिर्फ अपनी माँ और बहनों की इज्जत के लिए मैंने तुमसे शादी की है, वरना तुम्हारे जैसा घटिया आदमी मैंने ज़िंदगी भर नहीं देखा। फ़िलहाल तो ज़िंदगी गुजर रही है, आगे क्या होगा नहीं पता। माफ़ी मांग सकता हूँ, माफ़ी नहीं करती तो क्या करूँ? बार बार कहता हूँ कि माफ़ कर दो। मेरे पिता ने उसे अपनी बेटी बनाकर रखा है। ये वही पिता हैं जो इस तरह की लड़कियों को जब न्यूज़ पढ़ते हुए देखते थे तो कहते थे, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसी हरकतें करती हैं, ये लड़कियाँ शरीफ नहीं होती हैं। लेकिन अब वह अपनी बहू को बेटी मानती हैं। वह कहते हैं कि किसी के काम से उसे जज नहीं करना चाहिए। इस लड़की में बहुत शराफत और इज्जत है। मैंने कहा, हाँ, तभी मेरे साथ होटल में आ गई थी। तो मेरे पिता ने फिर मेरे मुंह पर चप्पल मारी और कहा कि एक कमीना और चालाक आदमी किसी भी औरत को बड़े आराम से पागल बना सकता है, और मुझे पता नहीं था कि तुम भी एक कमीना और चालाक मर्द हो। औरत तो मासूम होती है, गलती तुम्हारी है, उसकी नहीं। मेरे पिता तो उसका दीवाना हो गए हैं, उसे अपनी बेटी बना लिया है। मेरे पिता ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे तो हमेशा से ही बेटी का शौक़ था, लेकिन तुम्हारी माँ को ही बेटा चाहिए था। भगवान ने उसकी सुन ली और तुम हमारी गोद में आ गए और मेरी पत्नी चली गई। मुझे तो उसी दिन पता चल गया था कि तुम ही मनहूस थे। वह भी मेरे पिता के साथ बहुत अच्छे से रहती है, उनकी इज्जत करती है। लेकिन जब मैं कभी उनके घर जाता हूँ तो मेरी कोई इज्जत नहीं होती। एक तरफ बैठ जाता हूँ, कोई मुझे बुलाता भी नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी हो गई है। इज्जत के बगैर क्या ज़िंदगी होती है। मेरे दोस्तों में भी मेरी बेइज्जती होने लगी है। वह कहते हैं कि बड़ा कह रहा था कि दिल लगी कर रहा हूँ। वह तो तुम्हारी पत्नी बन गई, अब सारी ज़िंदगी तुम्हें उसे झेलना पड़ेगा, और ऐसी समझदार और अक्लमंद पत्नी के साथ मर्द की ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरती। वह मर्द को बातें सुनाती रहती है, तुम्हारे साथ भी यही होगा। मुझे पता है मुझे सज़ा मिली है, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा, क्या बनेगा मेरा? आगे क्या होगा मेरे साथ? सोच के ही परेशान रहता हूँ। आप लोग बताएंगे कि क्या करूँ? गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन अब वह मेरी पत्नी है, मेरे साथ एक रिश्ते में है। उसे भी तो थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए ना। मैंने गलती की है तो सज़ा भी तो मिली है, माफ़ी भी तो मांग रहा हूँ। और क्या करूँ? कहता हूँ मान जाओ, मतलब कोई तो बंदा गुंजाइश निकाल लेता है कि बस कर दे, मुझे माफ़ कर दे। आप लोगों कोई मेरी जगह होता तो क्या करता? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।